Right. So let's start with new Ramsar site. So 7 new wetlands were designated as Ramsar site in India in 2021. ठीक है. So रामसर कन्वेंशन पता होना चाहिए. 2-3 बार यूपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ इस स्टेज के बारे में. स्पेसिफिकली रामसर कन्वेंशन के बारे में आई थिंक अभी रिसेंटली 2-3 सालों में पूछा हुआ. So what is Ramsar Convention? So it's an intergovernmental international treaty. तो वर्ड पे थोड़ा फोकस रखना. इंटरगवर्नमेंटल है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, साइन इन रामसर ईरान, टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ सिलेक्टेड वेटलैंड अक्रॉस द ग्लोब. तो कोई बता सकता है कि डिक्लेयर कौन करता है किसी साइट को एज रामसर साइट? विच एजेंसी बेसिकली डिक्लेयर्स या गिव्स दिस स्टेटस? यूनेस्को. करेक्ट. हाँ करेक्ट, यूनेस्को देता है. तो ये चीज याद रखना. एंड इंडिया इज पार्टी टू कन्वेंशन. बट ये चीज है कि कोई नेशनल लॉ की जगह नहीं लेता. आपसे कन्वेंशन में जुड़ना है तो बस एक चीज करनी पड़ती है कि अपने जो कंट्री है वहां से एटलीस्ट एक रामसर साइट जरूर देनी है. ठीक है. तो अभी टोटल इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है? अभी शायद 49. 49. करेक्ट. 49. और इंडिया ने 1982 में ज्वाइन करा था. ठीक है. तो 71 में नहीं करा था, 82 में करा था. उसे 40 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस बार. तो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है शायद. करेक्ट. तो वो चीज जरूर याद रखना. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है जो रामसर साइट के अंदर है हमारा, तो दैट इज सुंदरबन वेटलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल. एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश. तो ये थोड़ा फैक्चुअल ट्रिवियल इन्फो है जो पता होना चाहिए. एंड अगर हम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है वेटलैंड्स? उत्तर प्रदेश. यूपी. करेक्ट. एंड हाउ मेनी? 10 शायद. अभी 10 हो गए. करेक्ट, अभी 10 हो गए. फॉलोड बाय पंजाब एंड देन बाय गुजरात. ठीक है. तो ये सीक्वेंस याद रखना. टॉप 3 स्टेट कौन से इन टर्म्स ऑफ number of wetlands designated as Ramsar. So first is UP with 10, Gujarat with 6, and Punjab with 6, Gujarat with 4. ठीक है. तो ये याद रखना. एंड सबसे पहला रामसर साइट कौन सा डिक्लेयर हुआ था इंडिया में? इट्स केवलादेव एंड उसके साथ चिलिका. तो दोनों इसके अंदर एक साथ जो थे वो गए थे. तो ये याद रख सकते हैं हम लोग. संजय ऑर्डर क्या बताया? यूपी देन पंजाब क्या? हाँ, यूपी, पंजाब एंड देन गुजरात. अच्छा, ओके. ठीक है. 10-6-4 का ऑर्डर. सो ये था. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो क्राइटेरिया कुछ. हाँ, तो ये याद रखना. आई गेस ये डिस्कस कर लिया. केवलादेव नेशनल पार्क और चिलिका लेक 1981 में एक साथ डिजिग्नेट हुए थे. तो ये सबसे पहले 2 एरियाज से जो डिजिग्नेट हुए थे एज पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन. ठीक है. ठीक है. देन नेक्स्ट पे चलते हैं. सो 9 क्राइटेरियाज टोटल गिवन है कि किसी को वेटलैंड को अगर आइडेंटिफाई करना है एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन है. इट कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव, रेयर, यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचर और नियर नेचुरल वेटलैंड. ठीक है. फिर उसमें कुछ वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऐसा कोई थ्रेटेंड स्पीशीज होना चाहिए जो सपोर्ट हो रहा हो. ठीक है. सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मेंटेनिंग which are important for maintaining the biological diversity of the biogeographical zone. फिर ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को सपोर्ट करना चाहिए which are at its critical stage in their life cycle. ठीक है. तो उनको सपोर्ट करना चाहिए. एंड रेगुलरली सपोर्ट अराउंड 20,000 और मोर वाटर बर्ड. ठीक है. तो 20,000 मतलब एक सिग्निफिकेंट नंबर है. ठीक है. तो एटलीस्ट इतने तो वाटर बर्ड को सपोर्ट करे. प्लस सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट वन पॉपुलेशन और सब स्पीशीज ऑफ दैट वाटर बर्ड. ठीक है. कि दुनिया का अगर लेट्स से 100 अगर कोई वाटर बर्ड है तो एटलीस्ट उसमें से एक वहां पे सपोर्ट हो रहा हो. ठीक है. उस वेटलैंड के अंदर. नेक्स्ट, सपोर्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनियस फिशेस, सब फिशेस एंड देयर स्पीशीज एंड फैमिलीज. ठीक है. तो वो है.
Next, important source of food for fishes, spawning ground and nursery for migration, fish stock, etc. And lastly, support 1% of individual in a population of species or subspecies of wetland dependent non-avian. ठीक है, तो एवियन होना चाहिए 1%, नॉन एवियन को भी 1% रखा गया है। वाटर बर्ड्स के लिए 20,000 सपोर्ट होने चाहिए, बाकी सब ये क्रिटिकल स्टेज में हो, इम्पोर्टेंट हो एक बायोजियोग्राफिक रीजन के डेवलपमेंट के लिए या उसके इकोसिस्टम के लिए, फिर कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज हो, तो ब्रॉडली यही क्लासिफिकेशन है। इसमें कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा अगर वो डालेगा तो वो ये नंबर्स को चेंज कर देगा कि 1% को 10% कर देगा, 20,000 को 2,000 कर देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो सब पढ़ने से पता ही लग जाएगा कि सही होगा गलत होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जो रिसेंटली डिक्लेयर करी गई है रामसर साइट्स, वो थोड़ा सा हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है। सो सबसे पहले देखते हैं हैदरपुर वेटलैंड, उत्तर प्रदेश के अंदर है, एंड इट्स अ ह्यूमन मेड वेटलैंड, ठीक है। तो ये इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है कि वो नेचुरल है या मैन मेड है। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है उत्तर प्रदेश में मैन मेड है, and it was formed in 1984 by the construction of Madhya Ganga Barrage on the floodplain of River Ganga, and it's part of Hastinapur Wildlife Sanctuary. ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पीसीज देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल है, एंडेंजर्ड हॉक डियर है, ब्लैक बेली टर्न, स्टेपी ईगल, इंडियन स्किमर और गोल्डन मशीर। तो गोल्डन मशीर का आईयूसीएन स्टेटस बता सकते हैं क्या कोई? endangered. हाँ, करेक्ट, एंडेंजर्ड है। एक स्पीशीज का नाम बोलता हूँ, बताना वो क्या है। तूर पुती तोरा, व्हाट इज दिस स्पीशीज? बर्ड है साइंटिफिक क्या? नेम है फिर से बोलना। तूर पुती तोरा। कोई बर्ड हो गया? ये ब्लू फिन मशीर है क्या? हाँ, ये ब्लू फिन मशीर है, अरे बाप ठीक रे। है। ये है तूर पुती तोरा, या TOR है, सॉरी, ठीक है, TOR, तूर पुती तोरा। तो इसी का नाम है। तो ऐसा हो सकता है कि साइंटिफिक नेम डाल के कंफ्यूज करे, गूगल मारने की कोशिश करे। अपने को पता होना चाहिए तूर पुती तोरा, और बाकी मशीर्स का भी इसी टाइप का ही नाम है कि तूर करके कुछ कुछ कुछ, ठीक है। तो ये तूर याद रखना, तूर पुती तोरा मतलब ये इसी की बात करें हम लोग, गोल्डन मशीर या ब्लू फिन मशीर, ठीक है, इनकी फैमिली। नेक्स्ट पे चलते हैं, वदावना, गुजरात, ठीक है। एक हम वदावन पोर्ट बना रहे हैं, वो काम बना रहे हैं? राष्ट्र में बना रहे हैं। करेक्ट, महाराष्ट्र में बना रहे हैं, याद रखें। और ये वदावना वेटलैंड है, ये गुजरात में है। सो दिस रिजर्वॉयर वाज क्रिएटेड इन 1910 बाय द फॉर्मर बड़ौदा स्टेट, ठीक है। तो अगेन मैन मेड है ये, याद रखना, नेचुरल नहीं बना है। So it provides wintering ground to migratory water birds, including 80 species that migrates on the Central Asian Highway. Next, fauna and flora की बात करें तो migratory species include endangered pala fish eagles, vulnerable common pochard, near threatened Dalmatian pelican, grey-headed fish, fringus duck, red-breasted pochard. Resident birds include vulnerable river tern and sarus crane. Sarus crane का IUCN status क्या है? vulnerable I think. सारस क्रेन का, हाँ करेक्ट, वल्नरेबल है, तो याद रखना सारस क्रेन इज वल्नरेबल। और साइबेरियन क्रेन हमने पढ़ा था, वो क्या था आईयूसीएन स्टेटस? साइबेरियन क्रेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन याद रखना, वो एक माइग्रेटरी स्पीशीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नाम से पता लग रहा है कि कुछ गुजरात से लेना देना है इसका, ठीक है। सो इट्स अ फ्रेश वाटर वेटलैंड नियर द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इन द स्टेट ऑफ गुजरात, was formed by following the creation of Bund Dyke in 1920 to protect farmland for saltwater ingress. तो खिजाड़िया गुजरात से, अगेन मैन मेड है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वाले रीजन ओगोन, लेकिन याद फ्रेश वाटर है। क्या? ये कच्छ वाले रीजन में है, लेकिन ये ध्यान रखना फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर, सही बोला ये चीज। मतलब जनरली हम सोचेंगे गुजरात है और कच्छ वाला रीजन है तो सॉल्ट वाटर होगा, बट ये फ्रेश वाटर है। आप फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो रिवर इसमें से शायद एक धुनवा करके रिवर है, वो पास होती है।
इससे। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन पेडिलम ट्री है, डेल्मेशियन पेलिकन है, एंड ग्रे लेग गूज है। ठीक है, तो ये वाला आई गेस याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भिंदाबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट्स इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट्स अ ह्यूमन मेड, अगेन मैन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ठीक है, एंड इट्स द लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा। तो ये वाला फैक्ट याद रख सकते हैं भिंदाबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। So this wetland was declared in 1986 and was designated as eco-sensitive zone. फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो इजिप्शियन वल्चर है यहाँ पे, स्टेपी ईगल है, पालाश फिश ईगल है, ब्लैक बेलेट टर्न है, मैमल्स लाइक नील गाय, कॉमन मंगूस एंड ब्लैक नेप्ड हेयर यहाँ पे मिलता है। ठीक है? तो याद रखना हरियाणा का बड़ा एक वेटलैंड है। और दूसरा, ये मैन मेड है, और सिर्फ दो ही हम आई गेस पढ़ते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो उस सेंस में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा है नहीं इधर फॉरेस्ट वगैरह उस सेंस में। नेक्स्ट, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो ये हरियाणा के अंदर है। ठीक है, सो इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना कि यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड सोशल लेबल लैपिंग मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना, एंडेंजर्ड इजिप्शियन मिल्चर मिलता है, साकेर फैल्कन, पालाज ईगल एंड ब्लैक बेलेट टर्न मिलता है। ठीक है, तो तो ये इसमें ना सुल्तानपुर मतलब एक बहुत अच्छी साइट है अगर आपको बर्ड वॉचिंग वगैरह वो करनी है ना, तो उसके लिए ये काफी फेमस है। तो उस एंगल से सोच सकते हैं कि अगर लेट्स से कि स्पीशीज दी ऑप्शंस में और आपको बर्ड दिखे तो गेस ले सकते हो कि ये सुल्तानपुर में मिलेगा, उस एंगल से। राइट। तो अभी रिसेंटली भी न्यूज में था, क्योंकि ना एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे शायद टूरिज्म के लिए लोकल लोगों को अलाउ कर दिया था, जैसा एयरबीएनबी का सिस्टम होता है ना कि आप घर में लोगों को रुकवा सकते हो लाके, तो ऐसा कुछ रिलैक्सेशन इन्होंने अभी रिसेंटली दिया था। सेंस में थोड़ा याद रखना, सुल्तानपुर इम्पोर्टेंट है, हो सकता है सवाल आ जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज थोर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये महसाना डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहां पे है। ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम वल्चर है, सोशलेबल लैपिंग मिलता है, एंड वल्नरेबल सारस क्रेन मिलता है, एंड लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूस। ये थोर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है, तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये एक सेफ विंटरिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है, मतलब जो बर्ड्स साइबेरिया वगैरह से विंटर की वजह से, हार्श विंटर की वजह से इंडिया में आते हैं, उनको एक सेफ हार्बर देता है। ठीक है, तो ये याद रखना, बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इसके अलावा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल एक लॉन्च किया था MOFCC ने। द इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड अ सिंगल पॉइंट एक्सेस दैट सिंथेसाइजेस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन रिगार्डिंग वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव एंड ट्रेनिंग। तो अगर किसी को वेटलैंड के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी हो तो ये वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल पे जाके ले सकता है। ठीक है, सो ये याद रखना। टोटल 49 हमने देखा रामसर साइट थी, जिनमें से ये कुछ रिसेंट रामसर साइट्स हैं जो अभी रिसेंटली ऐड की गई थी 2021 में, तो इसलिए हमने सबको देखा। तो इतना इम्पोर्टेंट। बा- जो लास्ट वाला देखा ना हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2022 में ऐड हुआ था बाकीरा, तो उसमें से कौन सी रिवर पास होती है? नहीं राप्ती पता। रिवर पास होती है, राप्ती, RAPTI। ये याद रखना, राप्ती रिवर इसमें से पास होती है। तो ना इस इंटरचेंज करके शायद पूछ लेगा आजू बाजू के रिवर्स, तो थोड़ा इस मेजर देख रिवर लेना की वो। ट्रिब्यूटरी है क्या राप्ती? यार मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, बट एक मिनट में क्रॉस चेक करके बताता हूँ। राप्ती रिवर घाघरा उत्तर की प्रदेश। ट्रिब्यूटरी है। हाँ, घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, याद है। एंड हम्म, कर्नली, कर्नली बोलते हैं इसको इन नेपाल। सो एंड घाघरा कहाँ मिलती है गंगा के अंदर? वेयर डज इट मीट?
मिलती है। कहाँ मिलती है? तो ये बिहार में मिलती है, ठीक है, ये याद रखना। ऑल्सो घाघरा आई थिंक दुधवा टाइगर रिजर्व से भी जाती है ना, जिसके बाजू में ही वो कातरनिया घाट करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दुधवा टाइगर रिजर्व के बाजू में, जहाँ पे घारियल्स मिलते हैं। वही तो बॉर्डर बनाती है ना यूपी एंड बिहार के बीच। अच्छा, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो कोई बता सकता है देता कौन है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? डेनमार्क का कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सही है। तो डेनमार्क का एक ये एनजीओ है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, तो ये सर्टिफिकेशन देता है। एंड ये एक इको टूरिज्म सर्टिफिकेशन है, मतलब इससे यहाँ पे टूरिज्म जो है वो प्रमोट करने में हेल्प मिलेगा। मतलब उससे लोगों को ये पता लगता है कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं जो कि एक नॉर्मल बीच में अच्छे बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा टूरिस्ट को, एंड यहाँ पे जो टूरिस्ट फुटफॉल है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आइडिया रहता है इसको लेने के पीछे। तो टोटल अभी इसके अंदर कितने वो हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? 10 है ना? 10 है ना। हाँ करेक्ट, 10 है। तो ये याद रखना 10 है। एंड अभी कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी, इनको ये मिला है, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन। तो ये याद रख सकते हैं। तो इसमें अंदर 33 क्राइटेरिया होते हैं टोटल, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर हेड्स। उसके अंदर ये मिलता है। सो अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लॉन्च इको लेबल बीम्स, तो ये याद रखना ये पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है। तो ये इको लेबल बीम्स अंडर ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द कोस्टल एंड मराइन इकोसिस्टम थ्रू होलिस्टिक मैनेजमेंट। तो ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है इको लेबल बीम्स करके, जिसके थ्रू हमारे जो बीचेज हैं उनका मैनेजमेंट प्रॉपरली किया जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं। तो लोकेशन ही देख लो। तो फर्स्ट शिवराजपुर, ये गुजरात में है। देन नेक्स्ट घोगला, तो ये दीव के अंदर है। फिर कसारगोड, तो ये कंफ्यूज नहीं है, एक सिमिलर नाम से कासरगोड करके हम लोग केरला में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कसारगोड करके एक सिमिलर नाम से ही जगह है इन केरला, तो उससे इसको आई कंफ्यूज थिंक नहीं करना। वायरस का वो वाला है ना, केरला वाला। हाँ, काइनासोर फॉरेस्ट डिजीज पढ़ते हैं ना हम लोग, काइनासोर फॉरेस्ट डिजीज पढ़ते हैं, वो प्रॉब्ली इसी एरिया के आसपास से आती है। हम्म, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, वैसे इसने ना ये स्पेलिंग भी गलत दे रखी है, इसने वो केरला वाली स्पेलिंग दे रखी है। इसकी स्पेलिंग कसार कोड है, CO की मतलब KSARKOD है ये, ना कि GOD है। उसको थोड़ा सा देख लेना, बिकॉज ये गलत दिया हुआ है। तो इस बार आई थिंक थोड़ी गलतियां ज्यादा ही करी हुई है PT के अंदर। के है ना कि जी, कसार कोड जो है वो केरला वाला है, ठीक है। ये कसार कोड है, COD। नेक्स्ट पद्दू बिदरी, तो हमने देखा था बिदर कर्नाटका में, ऑल्दो ये पद्दू बिदरी और बिदर का लेना देना नहीं डायरेक्टली, बट याद करने के लिए बता रहा हूँ। बहामनी किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, उनकी कैपिटल बिदर होती है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो पद्दू बिदरी। एंड बिदरी ये जो है ये भी आर्ट भी फेमस है पढ़ा है बिकॉज ना? ऑफ क्या? बिदरी आर्ट भी पढ़ा है आई थिंक हमने। करेक्ट। तो बहामनी किंगडम के अंदर ही एक स्टील वेयर की आर्ट होती थी, मतलब स्टील के ऊपर, सॉरी स्टील, सिल्वर के, इनले इनले वर्क। हाँ, तो सिल्वर के ऊपर इनले वर्क किया जाता था, ठीक है। काफी ब्यूटीफुल सिल्वर वेयर्स बनते थे, ठीक है। नेक्स्ट कापड़ केरला, कोवलम, इट्स इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
Eden, it's in state of Puducherry. Then Radhanagar, so Radhanagar is in state of Andaman. Then Rushikonda, it's in state of Andhra. And Golden Beach, it's in state of उड़ीसा. तो कंफ्यूज नहीं होना, गोल्डन बीच यहाँ ऑलमोस्ट हर स्टेट के किसी ना किसी बीच में गोल्डन बीच होगा, लेकिन ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला है ये केवल और केवल उड़ीसा में देखने को मिलता है. ठीक है, तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि सभी स्टेट में हमारे पास अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, मतलब जितने भी कोस्टल स्टेट है सभी में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच है. तो ऐसा नहीं है, हमारे पास महाराष्ट्र में कोई ऐसा बीच नहीं है जिसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ ये वाला, ना हमारे पास ऐसा कोई वेस्ट बंगाल वगैरह में है. ठीक है, तो ये स्टेट्स नहीं है, बाकी सब में एटलीस्ट एक एक तो मिला हुआ ही है. नेक्स्ट पे चलते हैं, अमेंडमेंट टू सीआरजेड. तो ये सीआरजेड मतलब आई थिंक इस बार शायद सवाल पूछेगा डेफिनेटली इस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अब तक एक भी सवाल इस पे आया नहीं है. ठीक है, तो पहले एक ब्रॉडली डिफरेंस देख लो. सीआरजेड, टोटल सीआरजेड 4 होते हैं. सीआरजेड 1 एकदम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है. सीआरजेड 2 जहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेवलप्ड हो चुका है. ठीक है, कुछ डेवलप्ड एरिया है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, तो वो हो गया. सीआरजेड 3 ऐसा कोई रूरल एरिया जो अभी सब्सटैंशियली डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, तो उसको हम सीआरजेड 3 कैटेगरी में डालते हैं. सीआरजेड 4 उसमें हम लोग 12 nautical miles into sea and inside tidal water bodies, ठीक है, to 5 ppt. तो इतना अगर वो रहता है तो उसको हम CRZ4 में कंसीडर करेंगे. पानी के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन आएगा तो CRZ4 की बात होगी. सो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन वाज रिसेंटली इशूड प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 2019. अभी प्रॉब्ली गवर्नमेंट ने ना, नीति आयोग ने बेसिकली ये चीज बोला था कि हम डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहते हैं अंडमान निकोबार में, एंड उसके लिए हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे. तो उन्होंने कुछ CRZ रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था, तो काफी बवाल मचा था. तो उस सेंस में भी ये न्यूज में था. तो ये रूल्स जो है वो EPA एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं, ये याद रख सकते हो. की चेंजेस प्रपोज, द फर्स्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रायर CRZ क्लियरेंसेज. तो अभी हमने FRA भी रिसेंटली देखा था, तो उसमें भी कुछ इसी टाइम के रिलैक्सेशन देना चाह रहे थे. वो प्रपोज अमेंडमेंट उसमें भी यही था. तो ये चीज गलत है, मतलब ये प्रपोज कर रहे हैं, वो गलत है नहीं गलत है वो आगे देखेंगे. नेक्स्ट, प्योरली टेम्पररी एंड सीजनल स्ट्रक्चर कस्टमरली पुट अप मे बी रिटेन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन विद एडिक्वेट प्रिकॉशंस. नेक्स्ट, till integrated island management plans as applicable to smaller island in Lakshadweep and Andaman Nicobar are formulated by respective state and UT. CRZ notification 2011 shall continue to apply. ठीक है, सो स्मॉलर आइलैंड्स के लिए जब तक वो अपने खुद के नहीं बना देते नियम, तब तक CRZ के चलते रहेंगे. नेक्स्ट, द स्टैंड बार इज एन इंटर टाइडल एरिया which shall be removed by traditional coastal community only by manual method. तो कोई बता सकते स्टैंड बार क्या होता है? What is sandbar? That land आप ऑडिबल नहीं. ठीक है, तो सैंडबार बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई लगून तो नहीं, लेट्स से कोई लेक है या ब्रैकिश वाटर का कोई जोन था. जैसे लेट्स से ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर ग्रूव है. ठीक है, तो सैंड वाटर जो वेव्स आती थी पहले ऐसे आती थी, ठीक है, अंदर तक आ जाती थी. फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये वेव्स जो है ना अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेके आती है. वो सेडिमेंट धीरे धीरे वो यहाँ जमा करने लगेगी. ठीक है, तो धीरे धीरे एक ऐसे करके एक लाइन बनती जाएगी. इसको बोलते हैं सैंड बार. एक पॉइंट पे ये सैंड बार जो ये पूरा बंद कर देगा इस चीज को. ठीक है, फिर इसको हम बोलेंगे लगून, या जिससे हम केरला के अंदर इनको कयाल्स बोलते हैं. तो ये इस तरीके से बनते हैं. ये कभी समुद्र का ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समुद्र ने जो डिपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है ये सैंड बार्स, उसके थ्रू इसका एक जो फेस था उसको बंद कर दिया, जिसके थ्रू ये फिर परमानेंटली सेपरेट हो गया. तो ये ब्रैकिश वाटर होते हैं इसीलिए जनरली लगून्स. ठीक है, क्योंकि वो कभी समुद्र का पार्ट है. तो ऐसे करके याद रखो. ठीक है, सो ये कुछ प्रपोज अमेंडमेंट थे. तो CRZ के बारे में देख लेते हैं. नेक्स्ट, कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ सीज, बेज, estuaries, creeks, rivers and backwater
which are influenced by tidal action up to 500 meter from the high tide line, and the land between low tide line and high tide line are classified under CRZ. तो ये देख लेना कि हाई टाइड लाइन अगर वहां से लेके वहां से हाई टाइड लाइन आती है, वहां से 500 मीटर्स तक हम लोग जनरली कंसीडर कर लेते हैं। बट ये डिस्टिंक्शन अलग अलग है, CRZ1 में अलग है, CRZ2 में अलग है। ठीक है, जहाँ पे सिटीज हैं वहां पे तो वो थोड़ा कम है, लेकिन जहाँ पे रूरल एरियाज है वहां पे ये 500 मीटर तक चला जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर कहीं पे वेल डेवलप्ड सिटी है, लाइक इन केस ऑफ CRZ2 और CRZ3, तो वहां पे थोड़ा डिस्टिंक्शन करा हुआ है कि 200 मीटर तक भी वो मान लेते हैं कि बस वहीं तक CRZ है, उसके बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, so CRZs are declared by Ministry of Environment under EPA Act and CRZ Regulation 2019 that aim to promote sustainable development. ठीक है, so ये था। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या इसमें CRZ में? तो देख लेना यार, ये मेरे को लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, इस बार चांसेस अच्छे हैं पूछ ले, तो इम्पोर्टेंट और अब तक कभी पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। Next is Finance for Biodiversity Initiative. So recently, the report by Finance for Biodiversity Initiative reported that public banks worldwide are responsible for 800 billion in damage to nature annually because of their huge investment. So कार्बन एमिटिंग या पॉल्यूटिंग एजेंसीज को बहुत ज्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क में डाल दिया। ठीक है, सो अमंग द G20 कंट्री, चाइना एंड इंडिया हैव द हाईएस्ट डिपेंडेंसी रिस्क, ठीक है, नेचर के ऊपर। So about this initiative, that is Finance for Biodiversity Initiative, it was started in October 2009 by Mao Foundation based in Switzerland and received money from Children's Investment Fund Foundation and Gordon Betty Moore Foundation. ठीक है, तो मावा के बारे में पता होना चाहिए। So it's on a mission to conserve biodiversity for the benefit of people. Its goal is to increase the materiality of biodiversity in financial decision making. कि जो बैंक्स जो इस टाइप की कंपनीज को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में कुछ हेल्प कर रही है, तो उनको फाइनेंस बंद हो। ठीक है, एंड वो ट्रांजिशन करें। ठीक है, एक तरीके से वो प्रेशर बनेगा उनके ऊपर कि वो ट्रांजिशन करें टुवर्ड्स ग्रीनर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज लीफ कोलिशन। तो लीफ कोलिशन वाज लॉन्च्ड बाय एन इनिशियल ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स, नॉर्वे, यूके, यूएस एंड लीडिंग कंपनीज। ठीक है, तो एक कोलिशन में ये चीज रहती है, पब्लिक प्राइवेट ही होती है हमेशा, तो ये चीज जो थंब रूल है वो यहाँ पे भी लग ही रहा है। तो मोबिलाइज फाइनेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, सो लीफ lowering emission by accelerating forest finance aim to mobilize at least $101 billion in finance to support tropical and subtropical forest country. ठीक है, तो इंडिया को भी फायदा होगा लीफ कोलिशन अगर ऐसा बनता है तो। ठीक है, सो ये चीज हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू $1 बिलियन बहुत कम नहीं लग रहा है क्या? $1 बिलियन कम लग रहा है? और नहीं तो क्या? अरे भाई अरे मतलब कम इन द सेंस इतना कम थोड़ी टारगेट रहता है यार किसी भी इसका। 1 बिलियन तो बहुत ही कम हो गया। तो लिमिटेड एरिया है ना, पूरा वर्ल्ड भी तो नहीं है ना, सिर्फ लिमिटेड एरिया और फॉरेस्ट ही है केवल। बाकी एक बार चेक कर लेना, आई गेस। मैं करता हूँ चेक, क्योंकि ये एटलीस्ट भी बोल रहा है, सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि $1 बिलियन लेके आओ। बाकी एक बार चेक कर लो, हाँ आगे देख लेते हैं। सो इट इज लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट it's the largest public-private effort that support countries in achieving NDCs. ठीक है, under the Paris Agreement and RED Plus. ठीक है, तो हमने RED Plus कई बार डिस्कस कर लिया। RED Plus और RED में डिफरेंस क्या होता है? कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है? तो रेड सिर्फ डेजर्टिफिकेशन के लिए, रेड प्लस इज थोड़ा ज्यादा, मतलब डेजर्टिफिकेशन प्लस अदर थिंग्स। और आई थिंक एजेंसीज डिफरेंट है। रेड प्लस UNFCCC के अंडर आता है, बट रेड इज अंडर UNEP, UNDP एंड FAO। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। करेक्ट, मतलब सही बताया। इसमें एक तो रेड प्लस में फंडिंग भी मिलती है। अगर आप डिफॉरेस्टेशन कम करो
आपको पैसे मिलेंगे, इसीलिए इंडिया पार्ट बन गया रेड प्लस का। रेड का इंडिया पार्ट नहीं था, ठीक है। तो वो चीज से याद रखिए, ठीक है। $1 बिलियन ही है। देखा होगा अब एटलीस्ट। नहीं है मतलब। क्या ठीक है, बता अभी। नहीं है, $1 बिलियन हो सकता है। और एटलीस्ट भी बोला है ना, तो वो लिबर्टी भी है। प्रसाद भाई ब्रूस वेन है, 1 बिलियन भी कम लगता है उनको। अरे सर, Alright, so biodiversity by 2030 initiative. So it's a joint initiative of World Economic Forum and Government of Colombia. Okay. So its aim is to support city governments, businesses, and citizens to enable city to live in harmony with nature by 2030. ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट पे चलते हैं, vulture census. ठीक है, so it will be conducted in March after a gap of 6 years. So the census will be conducted by scientists at Bombay Natural History Society, a conservation NGO, along with teams from 13 states and MOFCC. So 3 Indian vultures are critically endangered. तो अब लिख ही दिया है, तो क्योंकि वल्चर सेंसस भी हुआ है। वैसे तो बहुत तरह की वल्चर्स है इंडिया में, कोई 7-8 तरह की भी वल्चर्स है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उनको देखना, लेकिन अब वल्चर सेंसस हो ही रहा तो फिर देख के लेते हैं। तो 3 इंडियन वल्चर स्पीशीज है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, स्लेंडर, व्हाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। तो ये 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंड पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो गया था, कोई केमिकल का नाम बता सकता है जिसकी वजह से डिक्लाइन हो गया था पॉपुलेशन? डाइक्लोफेनेक। करेक्ट। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग था जो कि लाइफ स्टॉक को दिया जाता था, मतलब उनका पेन रिलीव करने के लिए। फिर ये जो वल्चर्स उनको खाते थे, तो ये डाइक्लोफेनाक उनमें चला जाता था और उनका किडनी फेलियर हो जाता, जिस वजह से मौत हो जाती थी। सो एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स। अभी शायद रिसेंटली यूपी में भी एक वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बनाया, यूपी या बिहार में, किसी को नाम याद है क्या? हाँ, बिहार में, याद नहीं है नाम, लेकिन वाल्मीकि के आसपास ही कुछ कहीं। हाँ करेक्ट, हाँ वो वाल्मीकि के अंदर ही बनाया था, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था। तो याद रखना, वाल्मीकि उसके अंदर बनाया था। और एक गऊ सदन करके बनाया था, ठीक है, यूपी के अंदर। वो जो गाय जो मर जाती है ना, तो फिर उनको इनको यहाँ पे डाल देंगे तो वो खा लेंगे वल्चर्स। ठीक है, ये था। नेक्स्ट परिवेश है। तो परिवेश इज प्रोएक्टिव रेस्पॉन्सिव। एक मिनट, वो जो हमने ऊपर देखा ना डाइक्लोफेनाक, उसके साथ और 2 मतलब केमिकल्स, ड्रग्स है वैसे, एसिक्लोफेनाक एंड केटोफ्लेनाक। तो उसमें भी एंड में फिनाक है। तो ये 3 है अभी जिसको बैन कर दिया गया है वल्चर कॉलोनीज के आजू बाजू, कुछ आई थिंक 150 किलोमीटर्स। वल्चर सेफ्टी जोन वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंडर। तो एंड में फिनाक है, इतना ध्यान में रखो, हो जाएगा शायद एलिमिनेशन। तो ये चीज याद रखें। नेक्स्ट परिवेश पोर्टल है, प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन by interactive and virtuous environmental single window hub परिवेश। Okay. It's a single window integrated system developed for online submission for the proposal for seeking environment, forest and wildlife and CRZ clearances from center, state and district level। ठीक है, तो ease of doing business गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, तो अलग अलग जगह जाके आपको environmental clearances लो, तो वो उसका जो हेजल है उसको हटाकर एक ही सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा। तो आपको सेंटर से अगर परमिशन चाहिए, स्टेट से चाहिए, या तीनों से ही अगर चाहिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूडेड है, तो सिंगल विंडो यहाँ से आके आप क्लियरेंस ले सकते हो। द एवरेज टाइम टू ग्रांट एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन ऑल सेक्टर्स हैव बीन रिड्यूस्ड significantly from 150 days in 2019 to less than 90 days in 2021. Further, the ministry has decided to upgrade the portal to a single window solution. तो याद रखना, परिवेश पोर्टल क्या है, ये जो स्टेट, सेंटर और डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज है, उनसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस एक सिंगल विंडो को मिल जाएगी। नेक्स्ट, WHO बायो हब इनिशिएटिव है। सो WHO and Switzerland has signed this MOU to launch a biohub facility
for rapid sharing of pathogen laboratories and partners to facilitate safe storage and better analysis, sequencing and preparedness against them. ठीक है, तो अभी तक हमारे पास एक जीआई सेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो केवल इन्फ्लुएंजा के रेस्पेक्ट में था, ठीक है, लेकिन अब ये पूरा पैथोजन के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं हम लोग बायो हब, ठीक है। तो जीआई सेट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन बता सकता है क्या कोई? और जीआई सेट क्या काम करता है, कैसे बना था? एनीवन? ठीक है, तो जीआई सेट के बारे में ये देख लेना कि तो डब्ल्यूएचओ ने बनाया था ये इन 2008 एंड जो जर्मनी है उसके साथ मिलके ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। तो जो भी कोई नया इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, जैसे कोविड-19 हो गया, तो डेटा शेयर करना पड़ता है इसके साथ, ठीक है, और इसके पास कोई डेटा होगा तो वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और म्यूनिक में हेडक्वार्टर है जीआई सेट का, लेकिन ये केवल इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड था, ठीक है। बट अब ये जो बनाने की बात हो रही है, ये हम लोग सारे पैथोजेंस के लिए बनाएंगे, तो कोई भी पैथोजन आए तो डेटा शेयर करना पड़ेगा। तो जीआई सेट कोविड-19 के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कोविड-19 के टाइम हुई थी उससे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। So the first of its kind, Biotech Pride, promotion of research and innovation through data exchange. Guideline is aimed at exchange, providing a framework and guiding principle to facilitate enabling sharing and exchange of biological knowledge, information and data. ठीक है, तो ये implement कौन कर रहा है? Indian Biological Data Center, which is the first national repository for life science data in India. ये याद रखना, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, पहला बायोलॉजिकल रेपोजिटरी है इंडिया के अंदर लाइफ साइंस को रिलेटेड, एंड वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा एक्सचेंज। सो इट इज मैंडेटेड टू आर्काइव ऑल पब्लिकली फंडेड लाइफ साइंस डेटा जनरेटेड एट नेशनल लेवल। तो जो भी पब्लिक फंडेड रिसर्च हो रही है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च हो रही है, सिर्फ उसका डेटा रहेगा, बाकी प्राइवेट अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्राइवेट के ऊपर कि वो डेटा यहाँ पे शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा शेयर रहेगा, पब्लिक जितनी भी फंडेड रिसर्च है तो उससे उसको बाकी लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, हर्बल पार्क। सो इंडिया हाईएस्ट हर्बल पार्क वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड। द हर्बल पार्क इज सिचुएटेड एट माना इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, विच इज द लास्ट इंडियाज विलेज बॉर्डरिंग चाइना, ठीक है। Situated at the height of 11,000 feet and 40 herbal plants, is found in high alpine areas. The land for the project was provided by Mana One Panchayat under Union Government's Compensatory Afforestation Fund. ठीक है, कैंपा फंड हमने पढ़ा ही था अभी थोड़ी देर पहले। सो कोई बता सकता है ये माना क्या चीज है उत्तराखंड के अंदर? पासेस है ना माना। बाकी दो पासेस के नाम बता दो। माना, नीति, लिपू। हाँ, तो माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 पासेस हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। लिपुलेख आई थिंक वो नेपाल बॉर्डर के पास है क्या, जो डिस्प्यूट हुआ था बॉर्डर का? हाँ, वही वाला ही है। करेक्ट, वही वाला। और बाकी 2 एरिया कौन से थे उस डिस्प्यूट में? लिम्पियाधुरा ना? हाँ, लिम्पियाधुरा एक था, काली रिवर थी शायद, उसके अराउंड था एक। हाँ, तो एरिया 3 थे, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, ठीक है। रिवर वो काली रिवर थी। और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, कौन सी ट्रीटी के अंडर वो डिस्प्यूट निकल के आया था? सिनौली नहीं, सगौली। सादिकपुर सिनौली, तो अभी वो जो एक्सकवेशन चल रहा हुआ है यूपी में बागपत के अंदर। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। साइट है ना वो सिनौली, यूपी, इंडिया में सबसे ज्यादा बरियल्स अभी। हाँ, अभी भी एक्सकवेशन चल रहा है, तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। ईयर कौन सा था सगौली का?
1817 60s में था यार। नहीं नहीं 18 से 1824 था। हाँ अरे नहीं 17 यार, 17 मैं कह रही ना यार, 1816 है भाई। अरे सर सर सॉरी। सॉरी। ठीक है, माफ माफ कर दिया तुम्हें। चलो पंचमूली लेक नेक्स्ट देखो। तो रिसेंटली crocodiles were shifted from पंचमूली लेक for the safety of tourists visiting स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आईएएस को भी नहीं लेके जाते हैं। क्रोकोडाइल्स थे वहां पे, तो वहां से निकाल दिया कि मतलब बहुत क्षति हो जाएगी देश की। तो पंचमूली लेक, ऑल्सो नोन एज डाइक 3 और सरदार सरोवर डैम, वाज डेवलप्ड फॉर द टूरिस्ट विजिटिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया, ये गुजरात में है। ठीक है, तो याद है। ऑलराइट, किसी को कुछ ऐड करना अभी तक जो पड़ा उसमें? ये लास्ट वाला पार्ट था ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो उसको हम्म, बनाने के लिए कितने विलेजेस को डिस्प्लेस करा था, ट्राइबल विलेजेस को? गेस कोई करेगा? पता नहीं। गेस तो करो एक। अभी 3 बोला कितना? 300 3 300। 300 नहीं है यार, 300 का 72 विलेजेस विलेजेस ना। 72 है जिनको उठा के फिर बाहर कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। तो सी स्नॉट क्या होता है? अरे सी स्नॉट तो हम फोन्स में देखते हैं ना, ग्रीन कलर का वो पूरा कवर हो जाता ब्लड है। यूट्रोफिकेशन टाइप हो जाता है ना, वही हाँ, न्यूट्रिशन का ओवरलोड। एल्गल न्यूट्रिश ब्लूम। हाँ करेक्ट, तो वो एल्गल ब्लूम हो जाता है और उसकी वजह से थोड़ा जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उस पे भी इल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, सनलाइट नहीं मिल पाता, तो उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उस सेंस में ये देखने को मिला था अभी सी ऑफ मरमरा में। ठीक है, तो ये फिगर दिख रहा होगा, ये सी ऑफ मरमरा है यहाँ पर। ठीक है, तो सी ऑफ मरमरा के ऊपर स्टेट कौन सा है? ये वाला स्टेट कौन सा? बॉस्पोरस। राइट, और ये वाला कौन सा स्टेट है? कर्च। और ये वाला कौन सा स्टेट है? डार्डेनल्स। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शनल है चलो क्या फिर आगे पीजीआर चल। आपका या पीएसआईआर? अरे वो पढ़ती हैं इसलिए उनको आता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो थर्ड पुल। According to a recent study by NASA, two lakes, Chibzianko and Dorsodonko, is the third pole. The region grew larger between 1987 and 2021. This happened as the mountain glaciers shrunk due to rising temperature, accelerating ice loss, and meltwater runoff. Okay. So third pole encompasses Tibetan Plateau, Himalaya, Hindu Kush, Pamir, एंड तियानचन। तो ये बता दो, ये रेंजेस कहाँ कहाँ है? तिब्बतियन प्लेटो सबको पता है, हिमालय सबको पता है, हिंदू कुश कहाँ पे है? वेस्ट हिंदू कुश? वेस्ट में ना, मतलब जम्मू कश्मीर के वेस्ट में। हाँ, हिंदू कुश थोड़ा अफगानिस्तान वाला जो साइड है वहां पे पड़ जाएगा। ठीक है, तो उससे याद कर सकते हो। एंड पामीर नॉट लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है? ये पामीर नॉट, हिमालय के ऊपर है ना, ऊपर सेंट्रल हाँ एशियन में आएगा आई थिंक। हाँ, तो तजिकिस्तान है ना, तजिकिस्तान, तो वहां पे ये पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हो। किसी फिगर होगा मेरे पास शायद। ठीक है, एनीवेज इतना याद। ये पामीर नॉट जो तजिकिस्तान है। वर्ल्ड्स रूफ भी बोला जाता है ना। वर्ल्ड रूफ तो शायद तिब्बतियन प्लेटो को बोलते हैं ना। नहीं, पामीर को बोलते हैं। मैं तो छोड़ा, मैं यही पढ़ा था
रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बतियन प्लाटो, ठीक है देख लेंगे। पामेर नॉट को बोलेंगे Yes. ना, ये तो बच्चे। और कोई कह रही हूँ। ठीक है। ऑलराइट, एंड तियानचन का चाइना वाला एरिया होगा, वेस्ट। तो चाइना वाला एरिया, हाँ करेक्ट, चाइना वाला एरिया। मैंने अभी सर्च किया है तो ये तिब्बतियन प्लेटो को ही बता रहा है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके। थैंक यू। So melt water from the third pole feeds almost the world का almost आधा population शायद इसी से feed करा। मेकोंग गंगा इसमें से निकलती है, गंगा इसमें से निकलती है, इंडस इसमें से निकलती है, तो सब लोग यहीं से पानी पी रहे हैं। So ये याद रख सकते हैं। Then aerial seeding की बात करें तो recently Marut Drone, a Hyderabad-based startup, came up with an aerial seeding campaign to overcome reforestation challenge through हरा भरा initiative. ठीक है। So earlier Haryana Forest Department has employed aerial seeding technique in 2022 to improve the Aravali area of फरीदाबाद। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने भी सिमिलर टेक्निक यूज की थी। तो ऊपर से एक सीड बॉल का मिक्सचर बनाते हैं, उसको अंदर सीड्स को चार कंपोस्ट और उसके साथ मिक्स करके ऊपर से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। सो यही होता है। ठीक है। एक एरियल डिवाइस के थ्रू वो उसे लॉन्च कर देते हैं। ठीक है। एंड उससे फिर वो ग्रो कर जाते हैं। तो इतना ही था फालतू सा इनिशिएटिव है। तो नेक्स्ट चलते हैं। रिपोर्टेड प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020। ठीक है। सो ह्यूमन वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर UNEP WCMC, the IUCN, that is IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। सो इन लोगों ने मिलके लॉन्च किया है ये वाला रिपोर्ट, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। सो द प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट आर बाइनियल landmark publication that assess the state of protected and conserved forests around the world. The 2020 edition provides final report on the status of Aichi targets and looks to the future as the world prepares to adopt new post-2020 global biodiversity frame. ठीक है। तो अभी रिसेंटली इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग एक कॉप हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कनमिंग में हुई थी क्या, है ना? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कनमिंग चाइना के अंदर हुई थी, तो वो याद रखते हैं। Alright. ये बताना, आईची टारगेट्स में ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टारगेट्स वर मेट, ट्रू और फॉल्स? जीरो, फेल हुआ एक है। भी नहीं हुआ, सब फेल हो बिल्कुल गए। सही, सब फेल हो गए। एंड टोटल टारगेट कितने थे? 20। 20। करेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना। सो इतना ही था इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ थोड़ा ये भी है। So it's the first in the series to include data on effective area conservation measures. Other effective area-based conservation measures are conservation designation for the areas that are achieving effective in situ conservation of the biodiversity under protected area. Next, while protected area must have conservation as primary objective, there is no restriction on management objectives of OECM. ठीक है, तो ये था इसके अंदर। कुछ वर्ड नहीं लग रहा मेरे को, तो किसी को लग रहा हो तो पॉइंट आउट कर देना, अदरवाइज नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट रिपोर्ट इज कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन। So this is released by IUCN and it focuses on complex relationship between nature and armed conflict. ठीक है। So आर्म कॉन्फ्लिक्ट जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ को डायरेक्टली मारा जाता है। ठीक है। एनवायरमेंट को डिग्रेड किया जाता है, वो बम वगैरह या इस टाइप की फायरिंग में जो इकोसिस्टम होता है वो डिग्रेड होता है, डिसरप्शन होता है कंजर्वेशन एफर्ट्स का जो कि एग्जिस्टिंग है। तो ये चीज याद रखना। इतना ही है। तो इसको इंडिया में रिलेट कर सकते हैं, जैसे हंगुल कंजर्वेशन है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि काफी टेररिज्म था, उन एरिया से टेररिस्ट इनफिल्ट्रेट करके कई बार आ जाते थे एंड आते थे, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे वाइल्ड लाइफ वगैरह को भी नुकसान पहुंचाते थे। नेक्स्ट, नेचर इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ये अगेन IUCN का रिपोर्ट है। ठीक है। तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में नेचर कैसे थ्राइव करेगा उसके बारे में
ये एक डिस्कशन रिपोर्ट है, ठीक है। यही है। नेक्स्ट, future for all, the need for human coexistence, wildlife coexistence report, ठीक है। सो ये WWF एंड UNEP ने रिपोर्ट पब्लिश किया। सो इंडिया विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। और ये हम देख भी रहे हैं कि इतना पॉपुलेशन भी है और दूसरी तरफ हम एनवायरनमेंट भी कंजर्व करना चाहते हैं, तो उस सेंस में दोनों कॉन्फ्लिक्ट में तो आएंगे। तो ये रिपोर्ट उसी चीज को हाईलाइट करता है, इंडिया को इसमें सबसे ऊपर रखता है। सो दिस वाज बिकॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन population as well as the largest population of tiger, Asian elephants, one-horned rhino, Asiatic lion and the other species. So although हम बात तो करते हैं कि हम मिलजुल के रहेंगे, लेकिन एनिमल्स को उतना दिमाग का है नहीं, तो वो तो कन्फ्लिक्ट होगा वहां पे, तो वो अपना चलाएंगे, कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नेचर बेस्ड सोल्यूशन। ये यूनेप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है टाइटल्ड स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। So apart from that, economics of land degradation, इसने भी ये रिपोर्ट में कंट्रीब्यूट किया। So ALD is a global strategy for sustainable land management and is a global initiative established in 2011 by UNCCD, supported by broad networks of partners across diverse field of knowledge. Okay. So report highlight करता है investing in nature-based solutions to meet global biodiversity and land degradation target, ठीक है। So NBS are actions to protect and sustainably manage and restore natural and modified ecosystem that addresses societal challenges effectively and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits. Key finding क्या थी? More than half of the world's total world GDP is moderately highly dependent on nature. तो जरूरी है कि हम लोग नेचर को कंजर्व करें, ठीक है। और सबसे ज्यादा उसमें डिपेंडेंट जो है एग्रीकल्चर है, फूड, बेवरेजेस, कंस्ट्रक्शन, ये सब डिपेंडेंट है ऑन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन टारगेट कैन बी मेट ओनली इफ एनुअल इन्वेस्टमेंट इन NBS आर ट्रिपल्ड एंड इंक्रीज 4 times by 2050. तो ये याद रखना। Currently, the public sector spending for NBS is dominated by United States and China, followed by Japan, Germany and Australia, ठीक है। तो इसमें इंडिया का कहीं नंबर नहीं है in terms of फाइनेंसिंग टुवर्ड्स सपोर्टिंग नेचर, ठीक है। ये याद रखना। यूनेप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन था इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जो कि बेसिकली UNCCD का ही एक सब एजेंसी है, ठीक है। ये याद। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। तो अभी ये जो UN डिकेड चल रहा है 21 से 30 वाला, ये UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। So, sense में a report titled Ecosystem Restoration for People, Nature and Climate was released by UNEP in association with FAO, ठीक है। तो याद रखना, FAO और UNEP ने मिलकर ये रिपोर्ट निकाला है। And the ecosystem restoration means assisting in recovery of the ecosystem that has been degraded or destroyed. So, key finding क्या है? We are using equivalent to 1.6 times of Earth, ठीक है। मतलब जितना अर्थ प्रोड्यूस करे उससे हम लोग 1.6 टाइम्स ज्यादा कंज्यूम करें। एंड एवरी ईयर इकोसिस्टम वर्थ मोर देन 10% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट इज लॉस्ट, तो ये भी याद रखना। अराउंड 1/3 ऑफ द फार्मलैंड इज डिग्रेडेड एंड 87% ऑफ द वेटलैंड्स वर्ल्डवाइड हैड डिसअपीयर्ड। 1/3 ऑफ द कमर्शियल फिश आर एक्सप्लॉइटेड। तो इतने निटी-ग्रिटी फिगर याद रखना जरूरी नहीं है। ये याद रखना जरूरी है कि हाँ, इस रिपोर्ट में ये चीज बोला गया था कि 1.6 टाइम्स अर्थ जो है हम लोग कंज्यूम करें। वैसे एक सिमिलर फाइंडिंग एक और रिपोर्ट में आती है, उसके रिलेवेंट एक डे भी सेलिब्रेट तो नहीं बट एक डे होता है, तो बता सकते हो उसका नाम? अर्थ आवर जो सेलिब्रेट करते हैं वो क्या? नहीं, अर्थ आवर नहीं है वो। एक्चुअली हम मनाते हैं अर्थ ओवरशूट डे। उसका किसी को उसका कॉन्सेप्ट पता है किसी को? व्हाट इज अर्थ ओवरशूट डे? हाँ, हमने एनवायरनमेंट को कितना डिग्रेड किया अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, तो उसका डिग्रेड तो नहीं कह सकते, मतलब एग्जैक्टली ये जो रिपोर्ट में बात लिखी है ना, वी आर यूजिंग इक्विवेलेंट ऑफ 1.6 टाइम ऑफ अर्थ, तो सेम चीज अर्थ ओवरशूट डे में भी बोली जाती है। उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि हम
कितना इन्वायरमेंट की सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कि कितना वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। लेट्स से अगर एनवायरमेंट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है और हम 150 कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम 1.5 टाइम्स कंज्यूम कर रहे हैं अर्थ का, ठीक है, जितना वो प्रोड्यूस कर पा रहा है उससे कई गुना ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस सेंस में वो अर्थ ओवरशूट डे जो है वो धीरे धीरे पास आता जा रहा है, पास इन द सेंस उसके जो नंबर ऑफ मंथ्स है वो कम होते जा रहा है। तो अभी रिसेंटली शायद जुलाई तक पहुंच गया था, तो वो ऐसे करते करते ऊपर चढ़ता जाता है, अप्रैल तक चढ़ जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है, तो याद रखना। 29 निकाल 29 जुलाई था और निकालता है उसे WWF। हाँ करेक्ट, WWF निकालता, एंड वो डेट जो है वो तो वेरी होता रहेगा बेस्ड ऑन द एनालिसिस दैट दे हैव डन, ठीक है, तो हाँ, ये मतलब जरूर याद उसका रखना कि significance यही याद रखना है कि जितना वो जल्दी रहेगा दैट मीन्स कि जो हमको 31 दिसंबर तक कंज्यूम करने थे रिसोर्सेस वो हम जुलाई तक खत्म कर रहे हैं अभी, तो उससे सीरियसनेस पता, मतलब वी कैन गेज। करेक्ट, तो याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड ट्रीज 2021, so released by London's Botanical Garden Conservation International. It's a independent UK charity established in 1987 to link botanic gardens of the world in a global network for plant conservation. Okay. It is a membership organization representing botanic garden in more than 100 countries. And India has 18% tree species which are threatened with extinction. So India is home to 650 endemic tree species that are not found anywhere else. तो एक चीज याद रखना, कुछ एंडेमिक स्पीशीज के नाम बता सकते हो अभी जो रिसेंटली मिली है उनके? पीटी में ही पढ़ा था। तो एक कॉफी ट्री मिला था ना अंडमान से, किसी को नाम याद है? नहीं यार, यही चीज याद नहीं रहती कुछ। तो मतलब ऐसा याद रख लेना, पाइस्टोरिया पायरोस्टाइरिया लालजी, ठीक है, लाला जी अंडमान में चाय बना रहे हैं, सॉरी कॉफी बना रहे हैं, तो ऐसा करके याद रख सकते हो, पाइस्टोरिया लालजी। ये एक कॉफी की स्पीशीज थी जो कि अंडमान से मिली, ऑल्दो कॉफी इनिशियली इंडिया में था नहीं, ये बाहर से आया इंडिया के अंदर, लेकिन ये स्पीशीज हमें अंडमान से मिली है। मतलब ये कॉफी एग्जैक्टली कॉफी बेरिंग है कि नहीं है उसका आइडिया नहीं है, लेकिन कॉफी जो स्पीशीज है, ये जो फैमिली है कॉफी प्लांट की, उसी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये पेड़ है, ट्री 15 फुट ट्री, सॉरी 15 फुट नहीं 15 मीटर ट्री है ये, तो ये याद रखना। पायरोस्टाइरिया लालजी, लालजी अंडमान में कॉफी बना रहे हैं, ऐसा करके याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टिक। कहाँ है? क्या क्या कॉफी का ओरिजिन कहाँ है? कॉफी का ओरिजिन ट्रॉपिकल कंट्रीज ही होगा कोई, मे बी गिनिया। अफ्रीका, अफ्रीका। हाँ गिनिया अफ्रीका में ही है। हाँ, पता नहीं गिनिया, वो पता नहीं है, कंट्री पता नहीं, लेकिन अफ्रीकन कोई कंट्री। और इंडिया में Right. किसने लाया था? इंडिया में पोर्टुगीज ही लाए होंगे, I'm not sure, बताना क्या वही लाए थे क्या? मुझे भी नहीं पता, शायद पोर्चुगीज ही लाए थे, वो आई थिंक ब्राजील से लेके आए थे। एक्चुअली पढ़ा नहीं ना, इसलिए एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद आ रहा कि मैंने ये कहीं पढ़ा है, तो एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है, कि हाँ। नहीं तो फिर वो उसमें रह जाएगा। तो सीएससी इज सीएससी ने ये रिपोर्ट निकाला, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट, ठीक है। So CSE is a public interest research and advocacy organization based in New Delhi. India has slipped by 2 places from last year 117 on the 17th sustainable goal. So reasons क्या थे? एक तो हमारा हंगर और ये फूड सिक्योरिटी वाला पार्ट है, उसमें हम डिक्लाइन किए, जेंडर इक्वालिटी में हम लोग डिक्लाइन किए, देन बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन SDG 9 में भी हम लोग डिक्लाइन किए। So India ranked below 4 South Asian countries: Bhutan, Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh. India's overall score was 61.9. Okay. तो ये चीज याद रख सकते हैं।
ठीक है, इसे कुछ और ऐड करना है क्या? हेलो। नहीं नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है देन नेक्स्ट पे चलते हैं देन। सो नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। तो अभी ये न्यूज में था क्योंकि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू टेक इनटू अकाउंट ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है, तो कोई बता सकते हैं जीईपी है क्या? ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस? जितना ये पढ़ जीडीपी क्या? बोलो। जीडीपी जनरेट करने में जितना इन्वायरमेंटल वो कॉस्ट जाता है। राइट, तो इट्स द टोटल वैल्यू फाइनल, the total value of final ecosystem services supplied to human well-being in a region annually and can be measured in the terms of biophysical value and monetary value. तो बेसिकली जीडीपी बनाने में जो कुछ भी नेचुरल या नेचर बेस्ड सर्विसेज इस्तेमाल हो रही है वो हम कह सकते हैं कि जीडीपी कहलाती है। ठीक है, सो फोर क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल will be find monetary values and the quality and quantity of these resources would determine the GDP of Uttarakhand. ठीक है, तो ये देख लो, इंफोग्राफिक में देख सकते हो कि माइनिंग वगैरह होगी, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जीडीपी का पार्ट है। जीडीपी में हमारे पास वाटर रिटेंशन, फ्लड मिटिगेशन, सॉइल रिटेंशन, पॉलिनेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब चीजें हो रही है। और इन दोनों का मैच कहाँ पे होता है, जीडीपी और जीईपी का? तो फॉरेस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में दोनों मैच करते हैं, फिशिंग में मैच करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फिशिंग एक्टिविटी है लेट्स से वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली इन द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एंड क्वालिटी ऑफ वाटर अगर अच्छा रहेगा एंड नेचर अगर अच्छा रहेगा तो वो सीधा सीधा जीडीपी को बढ़ावा देगा। इसके अलावा टूरिज्म भी एक डायरेक्ट रिलेशन है कि नेचर कंजर्व रहेगा तभी इको टूरिज्म हो सकता है, नहीं तो मुश्किल होगा। सो इस सेंस में एक अच्छा स्टेप लिया। सो इट्स इंडिकेट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एनवायरनमेंट एंड सिंस मॉनेटरी वैल्यू में हम लोग जीईपी को इंक्लूड करेंगे तो विल नो कि हाँ अगर कहीं पे भी हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन करें या पॉल्यूशन करें तो वो हमें लॉन्ग टर्म में मॉनेटरी नुकसान पहुंचाएगा। तो एक जो नैरोइस्टिक माइंड व्यू था नेचर को लेके अब वो काफी ब्रॉड हो गया है। तो एक नॉवल इनिशिएटिव है जो बाकी स्टेट्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सो अनलाइक ग्रीन जीडीपी विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द डैमेज टू एनवायरनमेंट फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टेट, जीपी will assess the improvement in the environment component every year। ठीक है, सो ये चीज याद रखना, ग्रीन जीडीपी और जीईपी, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट, आर टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, कई बार हमको लगेगा कि एक ही चीज है, लेकिन ग्रीन जीडीपी वो है जब हम जो जीडीपी में से हम लोग वो पार्ट माइनस कर लेते हैं जहां पे हमने नेचर को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, तो उसको एक तरह से कॉस्ट को फैक्टर इन करके जब जीडीपी निकालते हैं तो उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। लेकिन जीईपी में हम लोग वो सर्विसेज देखते हैं जिसके थ्रू जीडीपी बनाने में हेल्प मिला है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो अदर ग्लोबल इनिशिएटिव, सो फर्स्ट इज सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट्स, SEEA, the guideline developed by United Nations to provide standards for incorporating natural capital, environment quality into national accounting system। ठीक है, तो ये है। तो नेक्स्ट हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, तो ये ब्रिटिश न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ने एक तरीका निकाला है टू मेजर national welfare in the context of environment sustainability। Next, Bhutan's Bhutan's gross national happiness. So it has environmental preservation as one of the 4 policy objectives. Okay. So China has been undertaking study to estimate the cost of various type of environmental damage, which offsets its economic growth. Next, Sweden has brought in various environmental indicators as part of government policy of achieving sustainable development। तो इतना important नहीं है, वाला पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। देखना है तो ये 3 देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, शायद पूछ सकता है। ऑल्दो इसमें भी केवल ये भूटान ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी ये 2 भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री देती है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स? पावर। करेक्ट। तो इस टाइप की ना चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि रिन्यूएबल की बात करें तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल भी हो सकती है, तो इसलिए ये सवाल पूछा, अदरवाइज तो सामने लिखा ही था। तो इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट के आता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ पावर, नॉट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो ये आरईसी वाला जो मैकेनिज्म है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2010। इसके अंदर जैसे हम कार्बन क्रेडिट देते हैं ना, कि अगर आप कार्बन कम प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको कार्बन क्रेडिट देते हैं, फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। उसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट भी एक ट्रेडेबल कमोडिटी की तरह होगा, मतलब एक ट्रेडेबल क्रेडिट की तरह होगा, जिसके थ्रू अगर आपने लेट्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल तरीके से प्रोड्यूस करी, ठीक है, फिर आप उसको आगे सेल कर सकते हो। एंड गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन डाल रखा है डिस्कॉम्स के ऊपर, तो उन्हें एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंडेटरली रिन्यूएबल सोर्सेज से खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। सो सेंस में ये रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट हेल्प करेगी उन्हें, ठीक है। सो इट्स अ मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट where the owner of REC can legally claim to have purchased renewable energy. So one renewable energy certificate is equivalent to 1 megawatt hour of renewable electricity. Okay. So ये बात याद रखना। नेक्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, सोलर आरईसीज एंड नॉन सोलर आरईसीज, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है सोलर से एनर्जी ली जा रही है और नॉन सोलर में विंड वगैरह या और किसी ऐसा रिन्यूएबल टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। So RECs are traded in power exchange with the forbearance price and floor price determined by Central Electricity Regulatory Commission from time to time. तो याद रखना प्राइसेस इसमें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो वो डिसाइड करता है, ना कि प्रोड्यूसर, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसा घुमा फिरा के ऐसे पूछ लेगा कि जो प्रोड्यूस करता है वो डिसाइड करेगा रेट, तो ऐसा नहीं है। सीईआरसी जो है वो डिसाइड करेगा रेट और फिर उनको वो खरीदना बेचना उस हिसाब से रहेगा। Next, NLDC, National Load Dispatch Center, is responsible for registration of renewable energy facilities, issuance of energy certificate, etc. Next, distribution companies, open access consumer, captive power plants are eligible for purchasing REC. So current status of REC scheme, only 4% of the installed RE capacity stands registered. Wind and solar power accounts 58 and 21% share respectively of the total registered capacity. State with attractive renewable resources, Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, count 73% of the total energy capacity. तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द क्या ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी क्या था, कमीशन था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? स्टैट्यूटरी है, एक सेकंड देखना पड़ेगा। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर आया 2003। और इलेक्ट्रिसिटी 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसके अंदर ये बना। और कासी जुडिशियल बॉडी भी है। राइट। तो नेक्स्ट ये देख लो, चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द रिवैम्प्ड आरईसी मैकेनिज्म आर वैलिडिटी ऑफ आरईसी इज नाउ परपेचुअल टिल इट इज सोल्ड, पहले 3 साल ही थी। नेक्स्ट, रिमूवल ऑन फ्लोर एंड फोरबेरेंस प्राइस ऑफ आरईसी। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस मैकेनिज्म टू इंश्योर देयर इज नो होर्डिंग ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट। RECs will be issued to the eligible RE generator for the period of power purchase agreement, ठीक है। Technology multiplier for promotion of new high priced RE technologies, and REC can be issued to obligated entities beyond their RPO targets, ठीक है। तो RPO targets के beyond भी दी जा सकती है। No REC is issued to beneficiary of subsidies and concessioners or waivers of any charges, allowing traders and bilateral transaction in REC mechanism. तो ये कुछ एडिशन जो है वो लाए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन डे अहेड मार्केट पोर्टल। तो ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये लॉन्च किया था, तो एज टू इंश्योर के जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ट्रेड की जा सके, ठीक है, लाइक अ कमोडिटी ऑन एक्सचेंज,
ठीक है। तो green day ahead market will operate in integration with conventional day ahead markets in the power sector, enabling energy generation and distribution companies to buy or sell renewable energy through open access. So DAM, day ahead market, is an electricity trading market for delivery on the following day. ठीक है। जैसे हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो T+1 डे पे हमें जो कोई शेयर अगर खरीदा है तो हमारे जो डीमैट अकाउंट है वो अगले दिन सेटल होता है। तो वैसे ही अगर आज डीएम पे ट्रेडिंग हो गई तो नेक्स्ट डे वो जो डिलीवरी जो भी आपने ली है वो सेटल होगा। ठीक है। सो पावर एक्सचेंज विल अलाउ पार्टिसिपेंट टू सबमिट बिड्स टुगेदर फॉर बोथ कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू सेपरेट बिडिंग विंडो। ठीक है। तो याद रखना टेस्ट सीरीज में कई बार ये पूछ लेता है यूनिफाइड विंडो रहेगा, तो यूनिफाइड विंडो नहीं है, सेपरेट विंडो है। कन्वेंशनल के लिए अलग है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग विंडो रहेगा। So significance of GDM. So it's a gradual shift from power purchase agreement based contract to market based model. ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। फर्दर कॉम्पिटेटिव प्राइस सिग्नल जो है उससे कॉस्ट ऑफ पावर रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रीन एनर्जी ट्रेड। नेक्स्ट, क्रिएट पैन इंडिया ग्रीन मार्केट बाय अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ अनटैप्ड RE। नेक्स्ट, other initiative for promotion of renewable energy. So Power Exchange of India और Indian Energy Exchange, तो ये भी लॉन्च किए गए थे। एंड इन्होंने फिर लॉन्च किया रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट प्लेटफॉर्म। तो RTM enables buyers and sellers pan India to meet their energy requirement closer to real time operation। तो इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है CERC। इसी सेंस में वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है कि वो एक तो रेगुलेटर का तो काम कर ही रहा है, दूसरा वो इनके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी यही सुनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, IEX started cross border electricity to build an integrated South Asian regional power network। तो ये भी याद रखना। हम लोग भूटान, नेपाल वगैरह को सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उस सेंस में IEC जो है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है उसको भी रेगुलेट करेंगे। तो ये था ग्रीन डे एड मार्केट। किसी को कुछ और ऐड करना है? नेक्स्ट पे चलते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, तो ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव था GFEI। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, global fuel economy efficiency update progress towards achieving a global goal to halve the fuel consumption to a new light duty vehicles by 2030 from 2005 has been lagging। तो ये ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव था। इसमें हमने ये बोला था कि हम हमारे जो नए जो गाड़ियां वगैरह लेके आएंगे, व्हीकल जो लेके आएंगे, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी इतना कर देंगे कि 2005 का जो लेवल था उसके कंपैरिजन में हम हाफ कर देंगे फ्यूल कंजप्शन। सपोज पहले अगर हम ऑल्टो बना रहे थे और वो 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 10 किलोमीटर चल रही थी, तो हम उसमें ऐसा अपग्रेड करेंगे कि वो उस 1 लीटर पेट्रोल में कम से कम 20 लीटर चले। ठीक है, तो ब्रॉडली या लेमन लैंग्वेज में यही इसका आइडिया था। सो दिस GEFI या GFEI was founded in 2009 with the purpose to promoting and supporting government action to improve energy efficiency। It's a partnership between IEA, UNEP and International Transport Forum of OECD। So और भी 2-3 इंस्टीट्यूशन है बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। So it has target of improving average fuel economy light duty vehicles by 2030 for a new vehicles and include electric and hybrid technology। ठीक है, so baseline इसमें 2005 थी, टारगेट ये 2030 है, और अभी ये जो रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। इसको बता सकते हैं इंडिया मेंबर है क्या IEA का? IEA इज इंडिया मेंबर ऑफ IEA? नहीं, इसका मेंबर नहीं है, IAEA का मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका इंडिया मेंबर है, लेकिन इसके अंदर ये चीज याद रखना कि इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर है। ठीक है, हम ये IEA की जो बात करें इसका इंडिया एसोसिएट मेंबर है, ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, ये पता होना चाहिए। सो ये IEA जो था ये 1973-74 का ऑयल क्राइसिस हुआ था,
led to the creation of IEA in November 1974 with a broad mandate on एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था आईईए, ये बता सकते हो? ओईसीडी के अंदर। करेक्ट, ओईसीडी के अंडर था। तो ये 1973-74 में ऐसा क्या हो गया था कि ये बनाना पड़ गया ये ऑर्गेनाइजेशन? तो ईरान, इजराइल और ये जो अरब कंट्रीज थे उनके बीच में वॉर चल रहा था। उस सेंस में इन्होंने ये बोल दिया था कि हम जो उस टाइम एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी भी ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, तो उन लोगों ने बोल दिया था हम सप्लाई नहीं करेंगे यूएस को ऑयल क्योंकि ये इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उस टाइम पूरे वर्ल्ड में फिर ऑयल क्राइसिस आ गया था। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। गल्फ वॉर चल रही थी ना? नहीं, गल्फ वॉर तो 90s में थी। गल्फ वॉर 90s में थी, उसमें इराक इन्वॉल्व था। हम यहाँ इसराइल और अरब की बात कर रहे हैं, यानी इजिप्ट और जॉर्डन वगैरह जो कंट्रीज थी उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो हेडक्वार्टर्स का पेरिस फ्रांस में एंड 31 कंट्रीज मेंबर है, 8 एसोसिएट कंट्री है। इंडिया एक एसोसिएट कंट्री है इसका, ये याद रखना। एंड नेक्स्ट IEA published World Energy Outlook Report and Oil Market Report। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। एक रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, वो कौन निकालता है? क्या? तो आईरीना निकालता है। ठीक है, आईरीना एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने डिस्कस कर रखा है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो आईरीना जो है वो ये रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। तो ट्रांजिशन से समझ ही जाना कि हम लोग बात करें ट्रांजिशन टू ग्रीनर टेक्नोलॉजी, ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज। सो याद रखना, आईरीना हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो हेडक्वार्टर जो है उसका अबू धाबी में था। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये अरब पेनिनसुला में डिस्कस नहीं करते, बट इसका हेडक्वार्टर अरब पेनिनसुला में ये यूएई में था। ठीक है, तो ये चीज है, ये याद है। सेम नेम से एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी निकालता है शायद। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी ऐसा, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। हाँ करेक्ट। तो ये वाला जो रिपोर्ट था वर्ल्ड एनर्जी, तो हम लोग जनरली पढ़ते भी हैं, डिस्कस भी करा है, जहाँ पे भी ग्लोबल वर्ड्स जैसा इस्तेमाल हो जाए ना, तो ज्यादातर वो इकोनॉमिक फोरम के ही के अंदर आके गिरता है परव्यू में। ठीक है, तो याद रखना ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो निकालता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये वाला जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक है वेटो, ये आईरीना निकालता है, और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज के लिए यही स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है क्या अभी तक जो पड़ा उसमें?